Okay, so let's continue. प्रीवियस लेक्चर तक हमने डिफ्रैक्शन पर कुछ डिस्कशन किया था। वैसे देखा जाए तो इस चैप्टर में हमने काफी लंबी चौड़ी सीरीज ऑफ लेक्चर को कंडक्ट किया है। बिल्कुल राइट फ्रॉम बिगिनिंग अगर हम बात करें तो वेव नेचर ऑफ लाइट को डिस्क्राइब करते 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 जो लास्ट लेक्चर हमने लिया था उसमें हमने डिफ्रैक्शन और इन पर्टिकुलर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पर बात की थी। आपको याद होगा कि सिंगल स्लिट डिफरेंस के केस में जो जनरल एक्सप्रेशन है पार्ट डिफरेंस का वो हमने लिखा था a sin थीटा, where a is the slit width and theta is the angle of diffraction। फिर हम इसको तीन कैटेगरी में बांटते हैं। कैटेगरी 1 हम कॉल करते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा। ये बस मैं कल के लेक्चर का रिवीजन ही कर रहा हूं, जिसमें पाथ डिफरेंस हम लोग 0 मानते हैं। इट विल बी द सेंट्रल ब्राइट बैंड विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मैक्सिमम विड्थ। फिर सेकंड जो टाइप का बैंड या कैटेगरी का बैंड हमारे पास है वो है सेकेंडरी मैक्सिमा। और सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए हमारा क्राइटेरिया ये है कि पाथ डिफरेंस यानी कि a sin थीटा ये इक्वल है 2n+1 लैम्बडा बाई 2, वेयर द वैल्यू ऑफ n इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ऑफ कोर्स इसमें हम प्लस माइनस भी लेते हैं। फिर जो तीसरी कैटेगरी के बैंड हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न में डिस्क्राइब करते हैं, बनाते हैं, उनकी कंडीशंस को एक्सप्लोर करते हैं, वो है सेकेंडरी मिनिमा। इनको सेकेंडरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रिंसिपल जो है वो डिफाइन कर लिया है। सेंटर में बनने वाला जो मैक्सिमम ब्राइट बैंड है, सबसे ज्यादा ब्राइट बैंड जो सेंटर पे बनेगा उसको हमने प्रिंसिपल बोला है। तो अदर देन सेंट्रल बैंड जो भी बाकी के बैंड्स होंगे, चाहे डार्क हो या चाहे ब्राइट हो, हम उनको सेकेंडरी बैंड कॉल करते हैं। तो सेकेंडरी मिनिमा के लिए हमने पाथ डिफरेंस को डिफाइन किया था a sin थीटा is equal to n lambda, where again the value of n is starting from 1 2 3 4 5 and so on। of course यहाँ पे भी हम प्लस माइनस लगाते हैं and so on। तो इसका एक अच्छा खासा पूरा 1 आवर लेक्चर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जिसको मैंने बहुत ही क्विकली यहाँ पे समराइज करने की कोशिश की। मेनली इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें अपने माइंड में फिक्स करनी है, बिठानी है, वो इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। तो आपको याद होगा कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम दो तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। पहला जो तरीका है जिसमें हम इंटेंसिटी ऑफ पैटर्न ले लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ बैंड ले लेते हैं, और दूसरे एक्सिस पर हम यहाँ पे साइन ऑफ थीटा या थीटा लगा सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में तो यहाँ साइन थीटा है। आई होप ये दिवाली क्रैकर से ज्यादा आपको परेशानी नहीं हो रही होगी। इट्स ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो ये आई वाज ऑन अ पॉइंट कि यहाँ पे साइन थीटा आता है या फिर थीटा आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन के एंगल थीटा ये स्मॉल है या फिर कंसिडरेबल है, लार्ज है। एनी हाउ जब में हम इसका पैटर्न प्लॉट करते हैं तो ये पैटर्न हमें कुछ इस तरीके से नजर आता है। ठीक है, और इफ आई जस्ट कंटिन्यू फर्दर तो इट विल लुक लाइक इन दिस वे। से थोड़ा सा करेक्ट बनाते हैं, इट विल लुक लाइक दिस। तो ये जो सबसे ज्यादा यानी कि हाईएस्ट इंटेंसिटी बैंड हमको मिलता है ना, इसको हम नाम देते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, या हम इसे कॉल करते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा। फिर दोनों तरफ यहाँ पर जो मिनिमम इंटेंसिटी हमको मिल रही है, ये हमारे लिए फर्स्ट मिनिमास है। अब इन पॉइंट्स के लिए अगर हम पाथ डिफरेंसेस को डिफाइन करें तो वी हैव जीरो पाथ डिफरेंस हियर, देन वी हैव एट दीज टू पॉइंट्स लैम्बडा बाई ए एंड ऑफ कोर्स माइनस लैम्बडा बाई ए। माइनस सिर्फ सिंबॉलिक है, एल्जेब्रिक लेवल पर हम इसको माइनस नहीं लेते हैं। फिर यहाँ आता है 2 लैम्बडा बाई ए, एंड ऑन द अदर साइड ये हो जाएगा -2 लैम्बडा बाई ए। और इसी तरीके से नेक्स्ट केस में ये बन जाता है 3 लैम्बडा बाई ए, और ये बन जाएगा -3 लैम्बडा बाई ए। तो ये मिनिमाज है।
इसको अगर हम ये कहते हैं कि हमें सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ निकालनी है, तो आपको याद होगा इस विड्थ को मैं एंगल के रेफरेंस में निकाल सकता हूं यहाँ पे, जिसे हम आमतौर पर कहते हैं एंगुलर विड्थ। तो ये हमको मिलती है 2 लैम्बडा बाई ए, करेक्ट है? यस। ठीक है ना, इसका सारा एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूँ, ये बस रिवीजन में आपको कर रहा हूँ ताकि मैं इस पॉइंट को आपके सामने रख करके इस पर न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब एंगुलर विड्थ निकालने का बिल्कुल सिंपल सा अप्रोच ये होता है कि हम यहाँ मान लीजिए खड़े होके इसको देख रहे हैं, ये हमारी आंख है, तो ये सेंटर पर तो हमको प्रिंसिपल मैक्सिमा दिख ही रहा है, लेकिन इस एंगल पर या इस पोजीशन पर भी हमको सेंट्रल मैक्सिमा दिख रहा है जब तक कि मिनिमा ना आए, और जस्ट इस पोजीशन पर भी हमको सेंट्रल मैक्सिमा दिख रहा है जब तक कि मिनिमा ना आए। तो हम ये कह सकते हैं कि इतना बड़ा एंगल इसने एक्सप्लोर कर लिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये एंगल मैं मेजर करता हूँ, तो एंगुलर पॉइंट पे आप इसको चेक करेंगे थीटा के रेफरेंस में, तो ये सारा एंगल जो है माइनस लैम्बडा बाई ए से उस तरफ प्लस लैम्बडा बाई ए, यानी कि टोटल 2 लैम्बडा बाई ए हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसी इंटेंसिटी पैटर्न को हम डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कई बार ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हमें डिस्टेंस बिटवीन द बैंड्स निकालना होता है एंगल की बजाय। तो सबसे पहले तो मैं पैटर्न यहाँ पे आपके सामने दोबारा बना देता हूं, तो ये पैटर्न कुछ ऐसा नजर आता है, ये प्रिंसिपल मैक्सिमा हो गया, फिर इसके बाद एक और सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर और ये ऐसे, फिर और हल्का हल्का ये धीरे धीरे जो है ना ये कम होता जाएगा, इसकी इंटेंसिटी आप देखेंगे कि ग्रेजुअली ये डिक्रीज होती जाती है। सो अगर हम डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाएं, मतलब ऊपर वाले एक्सिस पर तो आपने इंटेंसिटी ले ली, लेकिन नीचे वाले एक्सिस पे आपने डिस्टेंस ले लिया कि कहाँ बन रहा है। तो आप गौर करें बच्चों, ये सेंटर पे तो 0 लगाओगे, लेकिन यहां जो है ना आप ऐसे लगाओगे लैम्बडा डी बाई ए माइनस लैम्बडा डी बाई ए, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2 लैम्बडा डी बाई ए, ये हो जाएगा माइनस 2 लैम्बडा डी बाई ए, दिस पॉइंट विल बिकम 3 लैम्बडा डी बाई ए, एंड दिस पॉइंट विल बिकम माइनस 3 लैम्बडा डी बाई ए। ये डी क्या है आप जानते हो ना? यस, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, ये डी है। और ये डी क्यों लगा, इसका एक्सप्लेनेशन पिछले लेक्चर में मैंने आपको दिया है कि टोटल ओवरऑल एंगुलर कैलकुलेशन जब हम कर लेते हैं और उसमें थीटा को रिप्लेस करते हैं, तो उसमें डी का फैक्टर वहां पर इंट्रोड्यूस हो जाता है। ये याद आ रहा है, कल हमने एक्स का डिस्टेंस निकाला था पिछले लेक्चर में। यस, हाँ। अब इस चीज में हम एक और यहाँ पर फैक्टर ऐड कर सकते हैं कि विड्थ कितनी है, लीनियर विड्थ कितनी है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं टोटल लीनियर विड्थ कितनी है इसकी? 2 लैम्बडा डी बाई ए। वेरी गुड, 2 लैम्बडा डी बाई ए प्रिंसिपल मैक्सिमा की लीनियर विड्थ है। कभी कभी इसी फॉर्मूले को हम फोकल लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर हमने बीच में एक लेंस को इंट्रोड्यूस किया 2 लैम्बडा एफ बाई ए। इन दोनों सूरतों में जब हम लीनियर विड्थ को मेजर करेंगे तो वो मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर या माइक्रोमीटर में एक्सप्रेस होगा, और जब हम एंगुलर विड्थ मेजर करेंगे तो उसका यूनिट हमको एंगल के रेफरेंस में रेडियन ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा मामला, ये सारा एक्सप्लेनेशन अपना पिछले लेक्चर में हो चुका है। तो ये एक बिल्कुल समराइज्ड एस्पेक्ट है डिफ्रैक्शन के बारे में, उसके मैथमेटिकल कंडीशंस के बारे में। वैसे काफी सारा 2 लेक्चर हमने तकरीबन इस पे डिस्कशन किया है, 1.5 आवर के आसपास हमारा इस पे डिस्कशन हो चुका है। अब आगे बढ़ने से पहले, इसके एप्लीकेशंस वगैरह समझने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं, और आप देखेंगे कि ये क्वेश्चंस पढ़ते वक्त हमको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड महसूस होंगे, लेकिन अगर ये डायग्राम्स और ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे जहन में अच्छे से बैठी हैं तो हमको बिल्कुल 10-15 सेकंड लगेंगे इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है जो 4300 एंगस्ट्रॉम का उसका वेवलेंथ, एक स्लिट पर वो फॉल कराई जाती है जिसकी विड्थ ए है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए फर्स्ट मैक्सिमा फॉल्स ऑन 30 डिग्री। अब यहाँ पे आपने 2 चीजों पे ध्यान देना है। फर्स्ट मैक्सिमा, नेचर याद रखिए ब्राइट है, और फर्स्ट की बात चल रही है, इसका मतलब एन यहाँ पे 1 है। उसके बाद 30 डिग्री पर ये आ जाता है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये थीटा हो गया। फिर ये वेवलेंथ हमको गिवन है लैम्बडा, ये एंगस्ट्रॉम में है,
और फिर हमें पता करना है ए का वैल्यू कितना है। सो स्लिट विड्थ ये क्वेश्चनेबल है। तो आपने सीधे सीधे यहाँ पे पार्ट डिफरेंस वाली कंडीशन इस्तेमाल करनी है फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ये है 2n+1 लैम्बडा बाई 2 जनरलाइज कंडीशन, ठीक है ना। सो ये देखिए हो जाएगा a sin 30 इज इक्वल टू n का वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 1 पुटअप किया तो सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 3 लैम्बडा बाई 2। So no. So this Yes. will become a sin 30 is half is equal to 3 into 4300 divided by 2। तो ये by 2 का फैक्टर तो वैसे भी कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, sin 30 हाफ हो रहा था। तो बस आपने कैलकुलेशन पूरा करना है। a is equal to 4300 into 3 कितना होगा ये 12900 00 एंगस्ट्रॉम। तो इतनी स्लिट विड्थ आपको चाहिए। ऑफ कोर्स ये जो स्लिट विड्थ्स होती हैं ये कंपैरेबल टू वेवलेंथ होनी चाहिए। कंपैरेबल टू वेवलेंथ है ही तकरीबन 3 गुना, ठीक है, इट्स ओके। आप चाहें तो उसको मीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा कितना आसान और सिंपल सा न्यूमेरिकल था। 12900 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये भी आप इसका आंसर क्लेम कर सकते हैं एट द एंड, ठीक। अब आए एक और क्वेश्चन देखते हैं। Now here it is given in Fraunhofer diffraction। Fraunhofer का मतलब यही डिफ्रैक्शन जो हम हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं, प्लेन वेव फ्रंट का डिफ्रैक्शन फॉर सिंगल स्लिट। तो नाम यहाँ पे फ्राउनहोफर आया भी तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। इट्स जस्ट द सेम फॉर्मूलाज एंड द सेम कंडीशंस व्हिच वी आर लर्निंग इन द सिलेबस। ड्यू टू नैरो स्लिट स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 2 मीटर। तो ये जो 2 मीटर हमें बताया जा रहा है ना बच्चों, ये कैपिटल डी है। स्लिट का विड्थ हमको गिवन है 0.2 मिलीमीटर। तो ये चीज है ए। फर्स्ट मिनिमा लाइज 5 मिलीमीटर ऑन द आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। पहला मिनिमा जो है ये 5 मिलीमीटर पे आ जाता है सेंट्रल बैंड के दूसरी तरफ। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड एंड लीनियर एंड एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो आप इस चीज को जरा ध्यान से समझें। ये कह रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा से 5 मिलीमीटर दूर जाने पर आपको पहला मिनिमा दिखेगा। आप जरा ये डायग्राम आप दिमाग में बिठाएं, ठीक है। आपको ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा। ये सेंट्रल मैक्सिमा 0 पे आ गया, पहला मिनिमा कितने डिस्टेंस पे आया है, लैम्बडा डी बाई यस लैम्बडा डी बाई ए। तो क्वेश्चन को अगर आपने केयरफुली रीड किया तो आप फौरन बोलेंगे कि लैम्बडा डी बाई ए इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर। सही है ना, यस क्योंकि पहला मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी दूर है ये बताया है। तो पहला मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमा से लैम्बडा डी बाई ए इतना दूर होता है। तो ये इसका स्केच, इसकी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप दिमाग में बिठाइए, आपके सारे न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो अब लैम्बडा गिवन है, नहीं वेवलेंथ निकालना है। डी कितना गिवन है 2, ए का वैल्यू कितना है 0.2 मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर का कन्वर्जन कर लें बेटा 10⁻³ इज इक्वल टू ये 5 इंटू इसको भी कन्वर्जन कर लें 10⁻³ -3 उधर ले जाएं, मल्टीप्लाई करें, इनफैक्ट इसको -4 कर दें, 2 कैंसिल कर दें, तो लैम्बडा का आंसर आपको मिल जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। सो लैम्बडा विल बी इक्वल टू 5 1 2 3 10⁻⁻10 मीटर, which now you can write it as 5000 एंगस्ट्रॉम। देखा आपने कितना आसान था। ये आसान इसलिए हुआ कि हमारे जहन में ये बैठा हुआ है, हमको क्विकली रियलाइज हो गया कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना है। तो इन दोनों इंटेंसिटी कर्व्स को अच्छे से दिमाग में फिक्स करिए। जनरल कंडीशंस तो हम वैसे याद रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमा मिनिमा की जनरल कंडीशंस हमें पता होती हैं, लेकिन डिस्टेंसेस और एंगल की जब बात चलती है तो हमको ये फटाफट याद आ जाना चाहिए। अच्छा, अब इसने एक और चीज पूछी हमसे। इसने पूछा फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट, उसके बाद पूछा लीनियर और एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। बच्चों अगर मैं लीनियर विड्थ निकालता हूं ना, देखो बिना कैलकुलेशन के आ जाएगा ये लीनियर विड्थ। आप मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन के हिसाब से पहला मिनिमा कितनी दूर है 5 mm। तो यहां से इधर भी पहला मिनिमा कितनी दूर होगा 5 mm। तो टोटल सेंट्रल मैक्सिमा कितना चौड़ा है, जरा लाउड एंड क्लियर बोले 10 mm 10 mm। खत्म, कैलकुलेशन की ही जरूरत नहीं है बेटा, सोचने वाली बात है। तो लीनियर विड्थ हमारा सीधे सीधे हो गया 10 मिलीमीटर। हाँ, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हमको एंगुलर विड्थ के रेफरेंस में करना पड़ेगा।
तो अगर हम एंगुलर विड्थ निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला है 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाय ए। अब 2 लैम्डा कितना है अपना 5 into 10 to the power -7 डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू था 0.2 into 10 to the power -3। इसको -4 कर दो, 2 कैंसिल कर दो, -4 ऊपर ले जाओ, +4 हो जाएगा, -7 + 4 विल बिकम -3। सो दिस इज 5 into 10 to the power -3। दैट्स इट, ये एंगुलर विड्थ। लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि मैं इसका यूनिट क्या लगाऊं। रेडियन। हाँ, इसका यूनिट हमने रेडियन लगाना है, याद रखें, क्योंकि हम एंगुलर विड्थ मेजर कर रहे हैं और एंगुलर विड्थ का जब भी कैलकुलेशन पूरा होगा उसका यूनिट आपने रेडियन ही लगाना है। ये अच्छे से दिमाग में बिठाएं। हालांकि ये क्वेश्चन टफ माना जाता है, कैटेगोरिकली देखा जाए ना तो एग्जामिनेशन में या बोर्ड्स के लिए या इवन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को टफ की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन ये टफ नहीं है। अगर हमें ये स्ट्रक्चर याद है अच्छे से, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और इसके पॉइंट्स अगर हम अच्छे से याद हैं कि कौन सा मिनिमा, कौन सा मैक्सिमा, कहाँ कितने एंगल या कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, एक दो चार ही याद रखना है आपने, और इसका सीक्वेंस आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया तो फिर उसको मतलब एफर्ट्स भी लगाने की जरूरत नहीं होगी कि चलो भाई याद रखा जाए। आए एक और देखते हैं। डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा ना क्रैकर्स की वजह से? आप ऑडियो वीडियो अच्छे से देख पा रहे हो? यस। यस, सुन पा रहे हो ना ठीक से? यस सर। Okay. Now, in Fraunhofer diffraction, slit is illuminated by a red light of wavelength 6400 angstrom. ठीक है, ये रेड को ये वेवलेंथ सुटेबल नहीं है, रेड का स्टैंडर्ड आंसर तो 8000 है। चलो ठीक है, जो दिया उसने वो हम इस्तेमाल करते हैं। The cross wire of eyepiece is adjusted to the center of third band by using the blue light. It is found that the fourth band is at the center of the crosswire. Find the wavelength of blue light. मतलब ये कह क्या रहा है कि जब हमने रेड लाइट इस्तेमाल करी थी तो जो पैटर्न बना था तो हम थर्ड ब्राइट बैंड पे ले जाके क्रॉस वायर लगा रहे थे, आईपीस मतलब माइक्रोस्कोप में से देख रहे थे। फिर हमने क्या किया, माइक्रोस्कोप को नहीं हटाया, माइक्रोस्कोप को जैसा था वैसा रखा, क्रॉस वायर की पोजीशंस को भी जैसा था वैसा रखा, कुछ भी चेंज नहीं किया एक्सेप्ट दैट कि हमने रेड लाइट रिप्लेस कर दी ब्लू लाइट से। अब जैसे ही हम ऐसा करते हैं, रेड लाइट से ब्लू लाइट को रिप्लेस करते हैं, तो उसी जगह पे सेम पोजीशन पे हमको फोर्थ नंबर का ब्राइट बैंड बनता हुआ नजर आता है। तो फिर अब हमसे ये सवाल किया जा रहा है कि भाई डिस्टेंस बताओ। तो मैं इसकी एक डायग्राम बनाता हूं आपको जल्दी से समझ में आए इसलिए, और वन साइड पे बनाता हूं, दो साइड नहीं बनाऊंगा इसके। ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का रेफरेंस है, चलो डायरेक्ट एक्सेस ले लेते हैं। ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का रेफरेंस है, ये प्रिंसिपल मैक्सिमा बन गया, ये पहला सेकेंडरी मैक्सिमा, दूसरा सेकेंडरी मैक्सिमा और ये तीसरा सेकेंडरी मैक्सिमा। एंड इफ यू जस्ट वांट टू कंटिन्यू, ये इसी तरीके से आगे जाएगा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन, और इस तरफ भी आगे एक्सपेक्टेड है। ठीक हो रही है बात? अब हमारा मानना ये है कि हमने यहाँ पे एक क्रॉस वायर फिक्स की थर्ड ब्राइट बैंड पे। तो थर्ड ब्राइट बैंड कहाँ है, जरा इसको रियलाइज करना चाहिए हमको, ठीक है ना? ये पॉइंट 0 को बता रहा है। तो थर्ड ब्राइट बैंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्राइट बैंड इधर है। तो ये मैंने क्रॉस वायर यहाँ पे माइक्रोस्कोप की लगाई थी, ये माइक्रोस्कोप में से देख रहा हूँ, ये क्रॉस वायर यहाँ थी इसकी। अगर मैं थोड़ा चालाकी से सोचता हूँ बच्चों, तो ये जो डिस्टेंस है ज्योमेट्रिकली मैं ये आसानी से निकाल सकता हूँ, बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। जरा सोचो तो, इस डायग्राम पे वापस आओ। पहला ब्राइट बैंड कितने डिस्टेंस पे बनता है? 3 लैम्डा। तो बेटा पहला ब्राइट बैंड बनता है 3 लैम्डा डी बाई ए। दूसरा कितने पे बनता है? 5 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2a, सॉरी फॉर दैट 2a। तीसरा कितने पे बनता है? 7 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई 2a। मतलब टेक्निकली देखा जाए, ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 0 से लेके यहां तक का ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस कितना है? 7 लैम्डा डी बाई 2। 7 लैम्डा डी बाई 2a। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बच्चों अगर मैं मेजर करता हूं तो ये होना चाहिए 7 लैम्डा, लेकिन रेड लाइट वाला, d डिवाइडेड बाई a। करेक्ट है ना? हाँ, सॉरी फॉर दैट 2a, सॉरी फॉर दैट 2a। करेक्ट हो रही है बात? यस। अब हमने सिर्फ इतना काम करना है कि लाइट को रिप्लेस करना है।
बाकी कुछ नहीं हटाना आपने, आपने लाइट को रिप्लेस कर देना है। तो बच्चों जब हम लाइट को रिप्लेस करेंगे तो ये सेंट्रल पोजीशन अपनी जैसी थी वैसी ही रहेगी। ये बैंड ऐसे बनते हुए आ रहे हैं यहाँ पे। अब ये प्रिंसिपल मैक्सिमा बन गया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, लेट मी जस्ट करेक्ट इट थोड़ा सा, ये सेंट्रल मैक्सिमा ऐसे बन रहा है, ठीक है। ये पहला बैंड, ये दूसरा बैंड, ये तीसरा बैंड और ये चौथा बैंड यहाँ पे बन गया एंड इट जस्ट कंटिन्यूस। इसके आगे अगर मैं ऐसे ही बनाते रहूंगा तो हो सकता है कि ये इसी तरीके से इसी वे में आगे कंटिन्यू कर जाए। लेकिन सोचने वाली और समझने वाली बात यह है कि पहले जिस जगह पर मुझे तीसरे नंबर का बैंड दिख रहा था, अब उसी जगह पे सेम पोजीशन पे मुझे कितने नंबर का बैंड मिल रहा है? 4. फोर्थ। तो जगह चेंज नहीं हुई, ये समझने वाली बात है, पोजीशन चेंज नहीं हुई। आप तो बच्चों अगर मैं ये डिस्टेंस ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर करता हूं, ये वाला डिस्टेंस ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये कितना होना चाहिए? मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, बताएं जरा कितना होना चाहिए? 7. 7 गलत, 7 गलत, 9 lambda d by 2. 9 शाबाश, क्योंकि अब ये फोर्थ बैंड को बताने वाला डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ 9 लैम्बडा, लेकिन ब्लू कलर कैपिटल डी डिवाइडेड बाय 2r, सॉरी 2a। आर थिंग्स क्लियर? Yes. यस और नो? अब Yes. ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम ही है, बिल्कुल, इसीलिए मैंने उसको एक के नीचे एक बनाने की कोशिश की। तो ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों डिस्टेंस सेम है बच्चों। अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम है तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये मान लिया जाएगा कि 7 टाइम्स ऑफ लैम्बडा फॉर रेड कैपिटल डी डिवाइडेड बाय 2a should be equal to 9 times of lambda for blue capital D divided by 2a. Yes or no? Yes. Yes or no? Yes, sir. Now this d factor, this d factor, this 2a factor, this 2a factor will get cancelled. You will be simply getting 7 times of lambda for red should be equal to 9 times of lambda for blue. Now 7 into lambda for red is 6400 into lambda for blue. So lambda for blue will become equal to 7 into 6400 divided by 9. Therefore lambda for blue is equal to 4977.7. okay. कितना हुआ? 4977.7. 4977.7 times 5. थोड़ा सा सराउंडिंग वॉइस मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, बट वी जस्ट हैव टू कंप्लीट विद दिस लेक्चर। ओके, आवाज मेरी ठीक से आ रही है आपकी? Yes. डिस्टर्बेंस नहीं हो रही ना सराउंडिंग वॉइस की? नहीं. ओके, नहीं हो रहे हैं या थोड़े हो रहे हैं तो ठीक है, बर्दाश्त के लायक, मतलब जहाँ पे सुन सकते हैं हम लोग। क्लियर वॉइस आ रही है मेरी तो काफी। अब इन चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं है तो क्या, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट। अब देखिए, इसको मैंने पूरा पूरा एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखा कि ये कैसे हो रहा है, बट मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा क्विकली भी करने की कोशिश करें। अगर हम ये कहते हैं कि थर्ड बैंड का बाद में प्लेस ओवरलैपिंग मतलब उसी जगह पे फिफ्थ बैंड आ जाता है। तो थर्ड बैंड के लिए तो 7 और फिफ्थ बैंड के लिए 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना। Yes. तो कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। 7 लैम्बडा विल बिकम इक्वल टू 9 लैम्बडा, सॉरी 11 लैम्बडा, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 ऐसे कर लिया। ये चलिए ऐसे मान लेते हैं कि सेकंड बैंड का ओवरलैपिंग हो जाता है फोर्थ बैंड से। तो सेकंड बैंड के लिए तो 5 लैम्बडा, और फोर्थ बैंड के लिए क्या आएगा? 9 lambda. 9 लैम्बडा। तो अकॉर्डिंगली आप कंपेयर करें, इजीली निकालें। इतना डायग्राम वायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम बस मैं आपको एक फीलिंग दिलाने के लिए बना रहा था कि कैसे उसी जगह पर हमको तीसरे की बजाय चौथा बैंड मिल रहा है अगर हमने वेवलेंथ को फिक्स। ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट। आप देख रहे हैं क्वेश्चंस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन शर्त यह है कि हमको उसकी पूरी एक एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड अच्छे से पता हो। रिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ, तो ये हमें विड्थ गिवन है, दिस इज विड्थ, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ ए।
ए स्लिट विड्थ formed by using a focal length 40 centimeter, तो यहाँ focal length की बात की गई है f. Calculate the distance between the first dark and next bright fringe from the axis if the wavelength of light is 4800. काफी आसान. तो ये लैम्प. Let me draw one more figure here. एक और डायग्राम में आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बस पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको बना देता हूँ. तो हम देख सकते हैं कि भाई कुछ इस तरीके का पैटर्न हमको देखने को मिलेगा. ये फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, एंड इट विल जस्ट कंटिन्यू एंड विल वैनिश. तो पहला डार्क जो बेटा बन रहा है ना, यहाँ पहला डार्क ये बन रहा है लैम्बडा f/2a. सोच के देखें, सॉरी a, लैम्बडा f/a. सोच के देखो, d नहीं लिखा मैंने. आप रियलाइज कर पा रहे हैं इस बात को? अगर हम बीच में लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो बस ये होता है कि d फैक्टर रिप्लेस हो जाता है f से. पहला डार्क जिस एंगल पर बनता है, या मुझे कहना चाहिए जिस डिस्टेंस पर बनता है, वो लैम्बडा d/a है. तो d हटा के उसकी जगह फोकल लेंथ f लिख दिया, लैम्बडा f/a. करेक्ट. इसके बाद का जो नेक्स्ट ब्राइट है, यानी कि ये वाला ब्राइट है, अब आप बताएं ये कहां बनता है? 3 lambda f/2a. तो ये बनेगा 3 लैम्बडा f/2a. ठीक है ना. अब हमें सिर्फ ये वाला डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों के बीच वाला डिस्टेंस निकालना है. कैसे निकालेंगे बेटा? चलो इस डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए x बोलते हैं. कैसे निकालेंगे? हाँ, क्या करेंगे बताएं? 3 लैम्बडा f/2a माइनस लैम्बडा f/a. यही काम करेंगे. सोच के देखें. क्योंकि जब हम ये कहते हैं ना कि ये लैम्बडा f/a पर है, तो ये एक्चुअली हमने 0 से गिना, इससे 0 से यहां तक. फिर हम जब नेक्स्ट ब्राइट बैंड के बारे में बात करते हैं ना, तो उसको भी हम 0 से गिनते हैं. ये 3 लैम्बडा f/2a, ये डिस्टेंस जो है ना, ये 0 से गिना गया है, सेंट्रल मैक्सिमा से गिना गया है. हमको तो सिर्फ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए. तो ये कुछ कुछ ऐसी बात हो गई ना. देखिए यहाँ ऊपर की तरफ मैं बनाता हूँ. ये एक पहला डिस्टेंस हो गया आपका, और ये दूसरा डिस्टेंस हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिना आपने. अब आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, ये मिडिल गैप. तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट ही करोगे ना, और क्या करोगे? गेटिंग इट राइट? तो इसमें से हमने लैम्बडा f/a फैक्टर को कॉमन ले लिया. दिस विल नाउ बिकम एज 3/2 - 1. 3/2 - 1 इज 1/2. यानी कि x will become equal to lambda f/2a. Now lambda is 4800. Angstrom converted into 10 to the power -10. f focal length directly 40 given है, 40 into 10 to the power ये -2 कर दो आप, divided by 2. और a का वैल्यू हमें गिवन है, that is 0.5 into 10 to the power -2. तो जो चीजें कैंसिल हो सकती हैं कैंसिल कर दें. ये कैंसिल हो गया, ये 1 2 3 -7 हो गया. So this will look like 48 4 10 to the power minus -7 और नीचे बनाएगा. कैसे? तो ये 0.5 को मैं 5 कर देता हूँ, या 0.5 into 2 कर देते 1 होगा. मल्टीप्लीकेशन पूरा करें, आपका आंसर रेडी. 192. 192 10 to the power -7 मीटर. ओके. चाहे तो मिलीमीटर या किसी और नंबर में 100 यूनिट में कन्वर्ट करना. तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन बनना है ना, वो किसी फॉर्मूले को याद करके या उसको रिपीटेडली सॉल्व करके वैसा नहीं बनाना आपने. मेरा पर्सनल इसमें जो अप्रोच है वो हमेशा इंटेंसिटी डायग्राम के ऊपर ही बेस करता है. मैं सीधा डायग्राम बना देता हूँ, वहां पे सारी चीजें हमको मिल जाती हैं. पार्ट डिफरेंस मिल सकता है, डिस्टेंसेस मिल सकते हैं, एंगल मिल सकते हैं. तो ये जो 2 डायग्राम मैंने आपको दिए, ये आप अपने माइंड मैप में कहीं बना के रखो, इसकी स्केच अच्छे से करके रखो, इसको बार बार रिवाइज करो. सो इट विल हेल्प यू टू सॉल्व द न्यूमेरिकल इन अ वेरी easiest possible way. Okay. Let's take the last question in this sequence. In a single slit diffraction pattern, the distance between the first minima on right and first minima on left is 5.2 millimeter. अब ये हमको बड़ा पजल करके देने की कोशिश की है, लेकिन पजल होने की जरूरत नहीं है.
लेट मी टेल यू कि ये अपना डिफ्रैक्शन पैटर्न है। पैटर्न बना लें आप ठीक से। ये पैटर्न है, ये एक दो बस दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे सिंबॉलिकली। ये ऐसे, अब ये अपना पहला मिनिमा ऑन राइट, पहला मिनिमा ऑन लेफ्ट है, तो ये डिस्टेंस दिया बेटा इसने। ये डिस्टेंस कितना बताया? 5.2 5.2 मिलीमीटर। अगर तुम चालाकी से सोचोगे तो ये क्या है? 2 लैम्बडा d by यस, ये विड्थ है, वो भी लीनियर विड्थ है, क्योंकि इसने अपने को डिस्टेंस के टर्मिनोलॉजी में दिया 5.2 मिलीमीटर। तो बेसिकली ये है 2 लैम्बडा d डिवाइडेड बाई a, करेक्ट है? yes इज इक्वल टू 5.2 इंटू 10 टू पावर -3, अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर दें। नाउ द स्क्रीन ऑन विच द पैटर्न इज डिस्प्लेड इज 80 सेंटीमीटर अपार्ट। वेवलेंथ भी गिवन है 5460, तो लैम्बडा गिवन है, d गिवन है, तो स्लिट विड्थ निकालना है, a निकालना है। तो बस मैं नंबर्स यहाँ पे पुटअप करता हूँ, रेस्ट पार्ट आपको कैलकुलेशन में मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। दैट इज 5460 इंटू 10 टू द पावर -10, ये लैम्बडा का वैल्यू आपने उठाया, इंटू डी का वैल्यू 80 इंटू 10 टू द पावर -2, ये डी का वैल्यू आपने यूज कर दिया। ए आपको कैलकुलेट करना है एंड दिस नंबर इज जस्ट गिवन टू अस इन अ वेरी ड्रामेटिक वे, 5.2 इंटू 10 टू द पावर -3। तो आप ये डिवीजन विजन पूरा कर लें और उसके बाद फिर अपना आंसर फाइनलाइज कर दें। यहाँ पे आप अपना आंसर मेंशन करें, यूनिट लगाएं मीटर। तो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच वी वर इंटरेस्टेड टू डिस्कस टू गेट अ लिटिल मोर आइडिया अबाउट द डिफ्रैक्शन कि ये कैसे काम करता है। तो ये कुछ इलस्ट्रेशन जरूरी मैं समझ रहा था। आइए अब एक और छोटे से और सिंपल से कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके अपने थियोरी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसको बहुत ध्यान से सुने और इसे समझना चाहते हो तो थोड़ा रिस्पॉन्स करें। मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा आपको 4-5, आपने उसमें अच्छे से रिस्पॉन्स करना है, ठीक है? इस आर्टिकल का नाम है रिलीज क्राइटेरिया। रेली एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक क्राइटेरिया बनाया। अब किस चीज का क्राइटेरिया बनाया? तो उसने क्राइटेरिया बनाया रेजोल्यूशन, इमेज रेजोल्यूशन का, इमेज को रिजॉल्व करने का क्राइटेरिया, ठीक है? तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये इमेज रिजॉल्व करना इसका क्या मतलब है, या मोर और लेस ये कह लीजिए कि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिजॉल्विंग लिमिट क्या होती है, ठीक है? मैं कुछ सैंपल या कुछ एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, आप बहुत ध्यान से देखें। ये मैंने कुछ दो अलग अलग रेड कलर के डॉट्स बनाए। क्या आपको ये दोनों डॉट्स डिस्टिंक्टली क्लियरली सेपरेटेड दिख रहे हैं? yes रिस्पॉन्स करें, बॉयज में भी रिस्पॉन्स करें जरा। क्या आपको ये दोनों डॉट्स बिल्कुल डिस्टिंक्टली क्लियरली और सेपरेटली दिख रहे हैं? यस यस तो हम इसे कहते हैं रिजॉल्व्ड इमेजेस। अगर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज हमें डिस्टिंक्ट, क्लियर, सेपरेटेड, वेल डिफाइंड दिखती है तो हम इसे कहते हैं रिजॉल्व्ड। जरा सोचिए कि अगर मैं इन डॉट्स को थोड़ा सा करीब कर लूं, ठीक है, तो क्या अब भी आपको ये डिस्टिंक्ट, क्लियर और सेपरेटेड दिख रहे हैं? yes यस और नो, जरा रिस्पॉन्स करें जल्दी जल्दी। yes तो हम कहेंगे बच्चों कि ये अब भी रिजॉल्व्ड है। जरा सोचिए कि अगर हम इसे थोड़ा और करीब कर दें, तो क्या अब भी आपको ये सेपरेट और डिस्टिंक्ट और क्लियर और बिल्कुल विजिबल और बिल्कुल आइडेंटिफाइड हो रहे हैं कि ये दो अलग अलग इमेजेस हैं? yes जरा सोचिए कि अगर मैं इसे थोड़ा और करीब कर दूं, क्या अब भी हमको ये डिस्टिंक्ट और सेपरेट और क्लियर और वेल डिफाइंड और सेपरेटेड दिख रहे हैं? नहीं नहीं Yes. दिख रहे, दिख रहे हैं। अब यहाँ एक कॉम्प्लिकेटेड आंसर आया। किसी स्टूडेंट ने कहा नहीं दिख रहे हैं और किसी ने कहा दिख रहे हैं। जिस स्टूडेंट ने कहा ना कि नहीं दिख रहे हैं, उसकी वो रिजॉल्विंग लिमिट हो गई, खत्म हो गया, अब वो और रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, उसकी आंखों को चश्मे की जरूरत है या फिर उसकी आंखों को वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा। और जिसने बोला कि अभी हाँ मेरे को दिख रहा है, तो मतलब वो इतना क्लोज आने के बाद भी उसकी आई साइट इतनी अच्छी है कि वो उसको रिजॉल्व कर पा रहा है। तो रिजॉल्व करने का एक लिमिट होता है।
एक हद होती है उसकी। ऐसा नहीं है कि कितने भी नजदीक दो इमेजेस बने और हम ये बोलने लग जाएं कि हाँ भाई रिजॉल्व हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? कुछ खास डिस्टेंस पर अगर इमेजेस बनते हैं, कुछ मिनिमम छोटे से डिस्टेंस पर अगर इमेजेस बनते हैं और वो डिस्टेंस इतना है जिसके लिए हम इमेजेस को सेपरेटली देख पाते हैं, तो वो हमारी लिमिट है। कुछ बात समझ आई? Yes. अब जिस स्टूडेंट ने बोला ना कि मेरे को ये दो सेपरेटली नहीं दिख रहे हैं, तो उस स्टूडेंट की लिमिट आ गई, खत्म हो गया। अब वो उससे ज्यादा और रिजॉल्व नहीं कर सकता, उसकी लिमिट आ गई यहाँ। आप सोचो, अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने यहाँ पे दो डॉट्स बनाए हैं, क्या अब आपको ये सेपरेट और डिस्टिंक्ट और क्लियर दिख रहे हैं? नहीं. नहीं दिख रहे हैं, तो ये हमारी लिमिट खत्म हो गई। ये ओवरलैप्ड दिख रहे हैं हमको, ये पूरे के पूरे एक दूसरे के साथ मिक्स्ड हालत में हमको दिख रहे हैं। ओके? तो Yes. जब कभी किसी इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं, टेलीस्कोप का या माइक्रोस्कोप का, या डायरेक्ट हम किसी आंखों से डायरेक्टली देखने की कोशिश करते हैं नेकेड आई से, तो एक हद तक ही हम उन चीजों को, उन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सेपरेट है। तो हर एक की आई साइट के हिसाब से, उसकी आई पावर के हिसाब से एक मिनिमम डिस्टेंस पहुंचने के बाद हम बोलेंगे कि नहीं भाई अब हमको ये क्लियर नहीं दिख रहा है। तो वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक आने पर आपको चीजें सेपरेट नजर आती हैं, वो हमारी रिजॉल्विंग लिमिट होगी। करेक्ट है? Yes. अभी किसी स्टूडेंट की रिजॉल्विंग लिमिट यहां तक थी, और किसी किसी की तो यहां तक थी, और किसी किसी की तो यहां थी। यही बोल दिया मेरे को दो नहीं दिख रहे, एक ही दिख रहा हो। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि रिजॉल्विंग लिमिट पहचानी कैसे जा रही है? दो images दिख रही हैं. डिस्टेंस की शक्ल में पहचानी जा रही है, डिस्टेंस के पैटर्न में पहचानी जा रही है। ये वो मिनिमम डिस्टेंस है दो इमेजेस के बीच में, जितना मिनिमम डिस्टेंस दो इमेजेस के बीच में आएगा, उस हद तक, उस लिमिट तक, जब तक हम उसको दो सेपरेट इमेजेस की तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस मिनिमम डिस्टेंस को हम लिमिट कहेंगे। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक माइक्रोस्कोप है जिसमें मिलीमीटर तक का सेपरेशन रहा तो अलग अलग दिखता है, तो उसकी लिमिट मिलीमीटर्स में हो गई। लेकिन एक मेरे पास दूसरी माइक्रोस्कोप है जिसमें माइक्रोमीटर तक का भी अगर सेपरेशन है तब भी मुझे अलग अलग दिखता है, तो उसकी लिमिट माइक्रोमीटर हो गई। और अगर मेरे पास और बढ़िया और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, टेलीस्कोप में से माइक्रोस्कोप है जिसमें नैनोमीटर का भी रहा तो अलग अलग दिखता है, तो उसकी रिजॉल्विंग लिमिट नैनोमीटर हो जाएगी। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? Yes. तो ये जो डिस्टेंस आता है ना, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ही हम रिजॉल्विंग लिमिट कहेंगे। अब यहां तो है ही नहीं। क्लियर हो रही है बात? द मिनिमम डिस्टेंस फॉर विच द टू इमेजेस कैन बी सीन सेपरेटली डिस्टिंक्टली इज कॉल्ड एज व्हाट? Resolving limit. रिजॉल्विंग लिमिट। अच्छा, रिजॉल्विंग लिमिट कम रहना अच्छी बात है क्या ज्यादा रहना अच्छी बात है? ज़्यादा. रिजॉल्विंग लिमिट ज्यादा रहना अच्छी बात है ना? यस। एक सेकंड, हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। हाँ, हम इस क्वेश्चन पे थे कि रिजॉल्विंग लिमिट कम रहना अच्छी बात है क्या ज्यादा रहना अच्छी बात है? सोचे, जरा आंसर करें। कम. कम रहना। अभी थोड़ी देर पहले ज्यादा रहना बोला तो कम रहना अच्छी बात है, क्योंकि रिजॉल्विंग लिमिट जितनी कम होगी हम उतने छोटे डिस्टेंस तक भी देख सकेंगे। अब एक माइक्रोस्कोप मैंने आपको बना के दी मान लो, और वो माइक्रोस्कोप खाली मिलीमीटर का सेपरेशन कर सकती है, और एक दूसरी माइक्रोस्कोप मैंने बना के दी आपको जो माइक्रोमीटर और नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम तक का सेपरेशन कर सकती है, तो कौन सी बढ़िया माइक्रोस्कोप हुई? वो माइक्रोमीटर नैनोमीटर वाली। अब जिस जिस स्टूडेंट को ये दिखा नहीं ना दो हैं, क्योंकि आंखें खराब है, लिटरली बुरा मत मानना, लेकिन अब जो है वो है, आंखें खराब है, चेक कराने की जरूरत है, क्योंकि इस पॉइंट पे आके तुमने बोला कि मेरे को दो नहीं दिख रहे, हालांकि ये दो साफ साफ दिख रहे हैं। तो आंखों की रिजॉल्विंग लिमिट आपकी बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है ना? आंखों की रिजॉल्विंग लिमिट कम होनी चाहिए, क्योंकि जितनी रिजॉल्विंग लिमिट कम होगी उतना हमारी साइट अच्छी है।
चीजें हमको साफ साफ दिखाई दे रही है। अच्छा, अब एक और चीज होती है कि हम इसको डिस्टेंस की बजाय एंगल में भी गिन सकते हैं। कैसे? जरा इस चीज को ध्यान से देखिए। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे ये 2 ऑब्जेक्ट निकाले। अब इस बार मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये 2 ऑब्जेक्ट मैंने निकाले और यहाँ पे हमारी आंख है। ये मैं शक्ल बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारी आंख है, तो हम तक इनसे जो लाइट रेज आ रही हैं वो एक एंगल बनाएंगी यहाँ पे, करेक्ट है? अब जस्ट इमेजिन करें कि ये दोनों चीजें जो हैं, ये दोनों इमेजेस जो हैं, ये नजदीक नजदीक आते जा रहे हैं, नजदीक आए और नजदीक आए और नजदीक आए, तो उसको करस्पॉन्ड करने वाला एंगल क्या होता जाएगा? कम होता है। कम। हाँ, अब ये कम होते 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 एकदम ऐसा नजदीक आ गए, तो किसी किसी उस स्टूडेंट को ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरे को 2 नहीं 1 ही दिख रही है। तो यहाँ रिजॉल्विंग लिमिट हमने डिफाइन की, लेकिन डिस्टेंस के फॉर्म में नहीं, बल्कि किस फॉर्म में? एंगल। एंगल के फॉर्म में, कि भाई इतना एंगुलर सेपरेशन मेरी आंखों तक आता है तो मैं उसको 2 या मल्टीपल, या मैं कह सकता हूं उसको मैं सेपरेटली देख पा रहा हूं। अगर एंगुलर सेपरेशन उससे भी छोटा हो गया तो मुझे वो 2 नहीं दिख रहे। तो रिजॉल्विंग लिमिट बेसिकली जो है ना 2 तरीके से आइडेंटिफाई की जा सकती है, आइदर इन टर्म्स ऑफ क्या? डिस्टेंस, और आइदर इन टर्म्स ऑफ क्या? एंगल। डिस्टेंस जब होगा तो वो सीधे सीधे डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस होगा, और एंगल जब होगा तो वो एंगल सबटेंडेड ऑन द आई बनेगा। आंखों पे कितना एंगल बन रहा है। अब जस्ट इमेजिन करें, इसको नजदीक लिया हुआ आपने, देखें इसको आपने एकदम ऐसे नजदीक नजदीक ले लिया, तो अब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल काफी छोटा हो जाएगा, दिख रहा है आपको? अब इतना छोटा एंगल किसी किसी स्टूडेंट को नहीं दिखेगा, चश्मे की जरूरत होगी उसको, जो भी है, आंखें खराब होगी उसको, दिखेगा ही नहीं। और छोटा कर दिया तो एक हेल्दी आई वाले पर्सन को भी नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप में भी लगा के एक पर्टिकुलर एंगल तक ही देख पाओगे। मतलब हम यहाँ रिजॉल्विंग लिमिट को 2 एस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं, या तो हम उसे डिस्टेंस के पैटर्न में डिफाइन कर सकते हैं या एंगल के पैटर्न। अब इसकी करेक्ट डेफिनेशन ना बच्चों ऐसी है, ध्यान से सुनिए। दिस इज द डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट लीनियर या एंगुलर, लीनियर मतलब ये डिस्टेंस के पैटर्न में, और एंगुलर मतलब ऐसे एंगल की सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स at which they appear to be just resolved. Just resolved का मतलब can be seen separately, can be seen distinctly, can be seen clearly, can be seen unmixed. बात समझ आई? Yes. तो हम इसे कहते हैं रिजोल्यूशन। अब ये या तो डिस्टेंस हो सकता है या एंगल हो सकता है। अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए हम इंस्ट्रूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और पैरामीटर डिफाइन करते हैं, जिसे हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर ज्यादा कब मानी जाएगी? लिमिट कम से जब कम। लिमिट कम होगी। सिंपल। एक माइक्रोस्कोप माइक्रोमीटर तक ही रिजॉल्व कर पा रही है, दूसरा माइक्रोस्कोप एंगस्ट्रॉम तक जाता है, 10 to the power -10 तक जा रहा है। तो कौन पावरफुल हुआ? नैनोमीटर। नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम मीटर वाला ज्यादा पावरफुल हुआ, एंगस्ट्रॉम वाला, क्योंकि वो और छोटी चीज को भी रिजॉल्व कर पाता है। तो रिजॉल्विंग पावर टेक्निकली अगर देखा जाए, कंसेप्चुअली अगर समझा जाए, तो ये रिजॉल्विंग लिमिट का अपोजिट है, रिजॉल्विंग लिमिट का इनवर्स है। जितनी छोटी रिजॉल्विंग लिमिट होगी, रिजॉल्विंग पावर उतनी ज्यादा होगी। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? अब जिस स्टूडेंट ने बोला ना मेरे को यहाँ पे 2 नहीं दिख रहे हैं, तो उसकी रिजॉल्विंग पावर कम है, उसकी आंखों की रिजॉल्विंग पावर कम है। और जिस स्टूडेंट ने बोला कि हाँ मेरे को यहाँ 2 दिख रहे हैं, तो उसकी कंपैरेटिवली आंखों की रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। तो जितनी छोटी रिजॉल्विंग लिमिट होगी, जितने छोटे लेवल तक, जितने छोटे डिस्टेंस और छोटे एंगल तक आप चीजों को सेपरेट करके देख पाओगे, उतनी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी। अब मैं एक माइक्रोस्कोप बनाई, उसके अंदर एटम दिख रहा है मुझे फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत ज्यादा है, क्योंकि आमतौर पर तो हमको एटम दिख ही नहीं पाता ना। बात समझ आई? तो रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्स ऑफ रिजॉल्विंग लिमिट। आप यकीन नहीं करेंगे, ये दोनों डेफिनेशंस, रिजॉल्विंग लिमिट की और रिजॉल्विंग पावर की, अब तक 5 से 6 बार बोर्ड की एग्जामिनेशन में पूछी गई, बार बार पूछी गई। डिफाइन रिजॉल्विंग लिमिट, डिफाइन रिजॉल्विंग पावर, बहुत बार आया एग्जामिनेशन में। अब मैं नहीं समझता कि इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू है कि भाई इसको
हैंडल नहीं किया जा सकता है, तो काफी सिंपल है। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने हेडिंग तो दे दी रिलीज क्राइटेरिया और पढ़ा रहे हैं रिजॉल्विंग लिमिट, रिजॉल्विंग पावर, ये सब मामला क्या चीज? तो आइए इसको समझने की कोशिश करें। जब हम इस तरीके के छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की इमेज बनाते हैं तो इनसे लाइट डिफ्रैक्ट होती है। इनसे लाइट क्या होती है? डिफ्रैक्ट। और बच्चों जब लाइट डिफ्रैक्ट होती है तो उसका सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, साइड में और बैंड्स बनने लगते हैं। क्लियर है बात? Yes. तो जो इमेजेस बनेंगे वो एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। तो फिर हम वो दिखाई नहीं देते हैं, हमको वो सेपरेटली दिखाई नहीं देते। क्या आपने कभी सोचा कि एक सादे सीधे लेंस का इस्तेमाल करने के बाद मुझे एटम या इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस ये क्यों नहीं दिख रहा है? सोचने वाली बात, क्योंकि उसकी रिजॉल्विंग पावर उतनी है ही नहीं। वो इतने छोटे हैं कि उसकी कंबाइन इमेज हमको बन के मिल रही है, वो पूरी डिफ्रैक्ट होके एक सिंगल इमेज हमको मिल रही है, वो अनरिजॉल्व हालत में हमको मिल रही है। ठीक है? तो रेली नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या किया, इसका एक क्राइटेरिया बनाया। ये रेजोल्यूशन एग्जैक्टली कब होगा, कितने डिस्टेंस पर आपको ऑब्जेक्ट्स रखने पड़ेंगे तब जाके आप उनकी इमेजेस को क्लियरली देख पाओगे। अब इसे बहुत जल्दी से समझने के लिए आप इस इमेज को जरा देखें, इस इमेज को ध्यान से देखें, गौर करें इस पे। इसमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया गया है, बताया गया है। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट, यहां देखें और यहां देखें। इस जगह पे डिफ्रैक्शन की वजह से दोनों के प्रिंसिपल मैक्सिमा क्या हो गए? ओवरलैप हो गया। हमको ये दो दिख ही नहीं रहे हैं। They are not seen as a separate images. They are not seen as a separate objects even. They are not distinct. They are not clear. They are just being overlapped. हमको ये क्लस्टर दिख रहा है, पूरा एक ही दिख रहा है हमको। यहाँ क्या हुआ? धुंधला सा, हल्का सा ऐसा महसूस हो रहा है कि ये दो हैं। थोड़ा बहुत रेजोल्यूशन की तरफ उनका पॉइंट जा रहा है, एक फीलिंग आ रही है उसको देख करके, हाँ ये एक नहीं है, ये दो है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जस्ट रिजॉल्व होने पर है। इसे क्या कहेंगे? अनरिजॉल्व। इसे क्या कहेंगे? जस्ट रिजॉल्व। अभी बस थोड़ा सा एफर्ट और ये रिजॉल्व हो गया, जस्ट रिजॉल्व। इसे क्या? वेल रिजॉल्व। वेल रिजॉल्व, वेरी गुड। ये अच्छे से सेपरेटेड हमें नजर आ रहे हैं तो हम इसे वेल रिजॉल्व कह सकते हैं, क्योंकि इनकी इमेजेस इतना अच्छा खासा सेपरेटेड हालत में बनी है कि हमको बाकायदा क्लियरली दिखती है। अब इस चीज को और थोड़ा रियलाइज करें, इस इमेज का इस्तेमाल करते। यहाँ ध्यान, इसे देखिए, यहाँ आपको फौरन समझ में जो हम कहना चाह रहे हैं वो फौरन समझ। इस जगह पे आप देखें तो दोनों प्रिंसिपल मैक्सिमा पूरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए हैं। दे आर नॉट बीइंग सीन एज टू सेपरेट, रादर दे आर जस्ट बीइंग सीन एज अ सिंगल इमेज। एक ही इमेज दिख रहे हैं हमको। ठीक है ना? अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, ये आप ओके, तो इन बिटवीन हमारे डिस्कशन के अचानक से पावर कट होने की वजह से लेक्चर इंटरप्ट हो गया, तो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा कट एंड पेस्ट वाला मामला आपको फील होगा। सो बात लेकिन वहीं से मैं कैरी कर रहा हूं कि हमने रिजॉल्विंग लिमिट को सीखा, रिजॉल्विंग पावर को सीखा, और ये डायग्राम मैं एक्सप्लेन कर रहा था जस्ट कि यहाँ पे हम कहते हैं कि अनरिजॉल्व है, यहाँ पे हम कहते हैं कि जस्ट रिजॉल्व है, और यहाँ पे हम कहते हैं कि वेल रिजॉल्व है। ठीक है, वेल सेपरेटेड या कह सकते हैं वेल रिजॉल्व है। नाउ आई वाज ऑन अ पॉइंट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू इमेज। अगली इमेज मैं आपके सामने रख रहा था, ये वाली। इनफैक्ट मैं ये रख चुका था, उतने में फिर पावर कट हो गई। अच्छा, आप इस जगह पर आप देखें, इस पर्टिकुलर सी डायग्राम में क्या लगता है आपको, यहाँ पे रेजोल्यूशन का क्या मामला है? व्हाट डू यू फील? तो ये अनरिजॉल्व है। अनरिजॉल्व होने का सीधा सा मतलब हम ये मानेंगे कि जो दो अलग अलग यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स विद इन दैट इमेज हैं, विद इन दैट पोर्शन दो चीजें हैं, लेकिन उन दोनों के प्रिंसिपल मैक्सिमास जो हैं वो ओवरलैप हो गए हैं। इतना ज्यादा ओवरलैप हो गए हैं कि वी इवन कैन नॉट रिकॉग्नाइज देम एज टू सेपरेट। तो हम बस यहाँ सीधा सीधा हमारा आंसर या हमारा ओपिनियन ये बना देंगे कि ये अनरिजॉल्व है। अब रेली ने हमको ये क्राइटेरिया बताया कि हम कब किसी इमेज को रिजॉल्व या कब किसी इमेज को अनरिजॉल्व या जस्ट रिजॉल्व कह सकते हैं। तो यहां ओवरलैपिंग की कंडीशन में तो हमारा ओपिनियन क्लियर है, क्या है ये, रिजॉल्व है अनरिजॉल्व है, क्या है ये?
Unresolved. Unresolved. अब यहाँ सेकंड डायग्राम में आप देखें, सेकंड डायग्राम में आप एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज महसूस करेंगे कि ये हल्का सा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि दो इमेजेस हैं यहाँ पे, मतलब ये रिजॉल्व होने की कगार पर है। करेक्ट वर्ड इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे जस्ट रिजॉल्व। अब इसके लिए आप ध्यान दें तो आप एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज यहाँ पे फील करेंगे कि पहले का प्रिंसिपल मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पर आ रहा है। ये देखो, ध्यान से देखो, ये जो ब्लू वाला है इसका मिनिमा है ना, इसके ऊपर कौन आया? पहले का पहले का प्रिंसिपल मैक्सिमा। और दूसरे का प्रिंसिपल मैक्सिमा, ध्यान से देखो तो पहले वाले के मिनिमा पर आ रहा है। ठीक है, मतलब पहले के मिनिमा पर दूसरे का प्रिंसिपल मैक्सिमा आएगा और दूसरे की मिनिमा पर पहले का प्रिंसिपल मैक्सिमा आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसका प्रिंसिपल मैक्सिमा दूसरे ऑब्जेक्ट के डिफ्रैक्शन पैटर्न के मिनिमा के ऊपर आएगा, और दूसरे ऑब्जेक्ट का जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है वो पहले ऑब्जेक्ट के डिफ्रैक्शन पैटर्न के मिनिमा पर आएगा। मतलब हमको थोड़ा सा हटे हुए दिखेंगे वो। अच्छा, आप अगर आप लॉजिकली सोचते हैं, ध्यान से सोचते हैं कि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस ये कितना है, अगर डिस्टेंस या एंगल में अगर मैं इसे गिनूं तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये डिस्टेंस लैम्बडा बाई ए है। सोच के देखो आप, क्योंकि इसके प्रिंसिपल मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में जो गैप है वही गैप इन दोनों प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में बना है। समझ पा रहे हैं? लेट मी ड्रॉ द डायग्राम वंस अगेन। ये पहले वाले का प्रिंसिपल मैक्सिमा है मान लो, ठीक है, और ये ऐसा पैटर्न आगे चलने वाला है। अब बहुत ध्यान से देखना, उससे पहले मैं डिस्टेंस आपको बता दूं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? लैम्बडा बाई ए। एंगल में बोलूं मैं, अगर डिस्टेंस में बोलूंगा तो लैम्बडा डी बाई ए, कोई टेंशन नहीं है। तो एंगल कितना है ये? लैम्बडा बाई ए। अब जरा दूसरी डायग्राम को ध्यान से देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखो। दूसरी डायग्राम ऐसी बनेगी, इसको ध्यान से देखो, ये आगे जैसा भी जाए। अब इसको आप अगर मैच करा के देखोगे तो पहले वाले का प्रिंसिपल मैक्सिमा दूसरे वाले के पहले मिनिमा पे आ गया, और दूसरे वाले का प्रिंसिपल मैक्सिमा पहले वाले के मिनिमा पे आया। तो इन दोनों प्रिंसिपल मैक्सिमास में सेपरेशन कितना हुआ? लैम्बडा बाई। तो रेली ने यही बोला कि जब दोनों प्रिंसिपल मैक्सिमास का सेपरेशन लैम्बडा बाई ए इतना है तो हम उसे कहेंगे जस्ट रिजॉल्ट। तो ये क्राइटेरिया हो गया, इसे हम क्या कहेंगे? जस्ट रिजॉल्ट। तो जस्ट रिजॉल्व होने का क्राइटेरिया क्या है? तो जस्ट रिजॉल्व होने का क्राइटेरिया ये है कि दोनों प्रिंसिपल मैक्सिमास का एंगुलर सेपरेशन लैम्बडा बाई ए होना चाहिए या लीनियर सेपरेशन लैम्बडा डी बाई ए होना चाहिए। कुछ आई बात समझ में? यस। अब समझो हमने ऐसी इमेज बनाई, इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को मेंटेन किया, इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को रखा कि इनके प्रिंसिपल मैक्सिमास वेल डिफाइंड है, बिल्कुल सेपरेटेड है। मतलब इन दोनों प्रिंसिपल मैक्सिमास के बीच का गैप लैम्बडा बाई ए से भी ज्यादा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? वेल रिजॉल्व। वेरी गुड, हम इसको कॉल करेंगे वेल रिजॉल्व, इसको कॉल करेंगे जस्ट रिजॉल्व, इसको कॉल करेंगे अनरिजॉल्व। क्लियर हो रही है बात? तो क्राइटेरिया देखिए, क्राइटेरिया रेलीज ने क्या बताया, कब बोला जाएगा जस्ट रिजॉल्व है? प्रिंसिपल मैक्सिमस का सेपरेशन लैम्बडा बाई ए हो, ऐसे बोले, या पहले का प्रिंसिपल मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पर, दूसरे का प्रिंसिपल मैक्सिमा पहले के मिनिमा पर, ऐसे बोले। अगर इससे कम डिस्टेंस बन रहा है तो अनरिजॉल्व हो जाएगा, और इससे ज्यादा डिस्टेंस बन रहा है तो वेल रिजॉल्व हो जाएगा। बात क्लियर हुई? यस। तो बस इतना छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ देना चाह रहा था, इसके लिए मुझे अलग से एक सेशन इसमें ऐड करना पड़ा बिकॉज पावर कट हो गया है। तो ये है रेलीज क्राइटेरिया।
ओके, इस तरीके से आपसे याद रखें। इसकी एक पूरी थ्योरेटिकल डिस्कशन मैंने आपको मॉड्यूल में दे रखी है, तो वहां से उसको आप थियरी पेपर के अकॉर्डिंगली पढ़ लेंगे। कंसेप्ट तो मैंने पूरा क्लियर करवा दिया आपको कि भाई रेलिस क्राइटेरिया, रिजॉल्विंग लिमिट और रिजॉल्विंग पावर का इन जनरल क्या मतलब होता है। बात आ गई बच्चों अच्छे से समझ में? यस सर। ओके, चलिए रुक जाते हैं। मैं दोनों वीडियोस को मिक्स करके कंबाइन वीडियो बनाकर ही यूट्यूब पर आपको अवेलेबल करा दूंगा इंशाल्लाह। ओके।